गोदातीरी ज्ञान पर्वणी घेऊन उत्सव आला. गोदातीरी ज्ञान पर्वणी घेऊन उत्सव आला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. मुहूर्त मेढ गोरानडे न्यायमूर्तींनी रोवली. जोड त्याला वझेराव साहेबांची मग लाभली. कुसुमांच्या या गावामध्ये कुसुमांच्या या गावामध्ये ज्ञान यज्ञ पेटला. कुसुमांच्या या गावामध्ये ज्ञान यज्ञ पेटला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. पुष्प गुंफिले सुंदर पहिले वाचस्पती भिडेनी. ज्ञान कुंभ तो प्राशन केला पुण्यवान लोकांनी. परंपरेला जगद्गुरूंचा परंपरेला जगद्गुरूंचा आशीर्वाद लाभला. परंपरेला जगद्गुरूंचा आशीर्वाद लाभला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. अहो देव मामले दार पटांगण फुलू फुलू लागले. लोकहिताला शिलेदार ही निस्वार्थी लाभले. खडतर होता मार्ग तरी पण खडतर होता मार्ग तरी पण जागर ना थांबला. खडतर होता मार्ग तरी पण जागर ना थांबला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. गांधी नेहरू सरोजिनी अंधोंडो केशव कर्वे. स्वप्न दिले स्वातंत्र्यवीरांनी स्वतंत्रतेचे नवे. स्वरलतिकेचा स्वरसागर हा. स्वरलतिकेचा स्वरसागर श्री गोदेला भेटला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. आचार्यात्रे हिंदुहृदय सम्राट धडाडून गेले. विचारवंतांच्या प्रतिभेचे दर्शन येथे घडले. प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा पुरस्कार हा झाला. प्रबोधनाच्या नव्या युगाचा पुरस्कार हा झाला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. वैभवशाली परंपरेला जतन करूया सारे. ज्ञानामृत हे घेण्यासाठी गोदा काठी या रे. कला गुणांचा संस्कारांचा कला गुणांचा संस्कारांचा मंगलमय सोहळा. कला गुणांचा संस्कारांचा मंगलमय सोहळा. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला ही वसंत व्याख्यानमाला. वसंत व्याख्यानमाला आली वसंत व्याख्यानमाला. मधील थोर सामाजिक कार्यकर्ते स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ आयोजित करण्यात आला आहे. मी त्यांच्या कुटुंबियाचे प्रतिनिधी सन्माननीय शैलेश भोरे यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. आजचं हे पुष्प गुंफण्यासाठी आपल्यामध्ये जम्मू काश्मीरचा
संपूर्ण जगामध्ये लोकप्रिय झालेला क्रिकेटर आमिर आपल्यामध्ये आलेला आहे. आपण टाळ्यांच्या गजरात त्याचं स्वागत करूया. त्याचबरोबर त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी आपल्या नाशिकचे क्रीडा समीक्षक नितीन मुजुमदार हे देखील व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. आमिर हुसेन लोन आपल्यामध्ये यावेत यासाठी आपल्या नाशिकचे उद्योजक सुरेश कापडिया यांनी अतिशय परिश्रम घेतले. ते त्यांच्या NGO मार्फत श्रीनगरमध्ये तिथल्या महिलांना एम्ब्रॉयडरीचं काम शिकवतात आणि त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करण्यासाठी त्यांच्या NGO मार्फत कापडिया प्रयत्न करत आहेत. त्यानिमित्ताने त्यांचं नेहमी जम्मू काश्मीरमध्ये जाणं येणं असतं. व्याख्यानमालेच्या विनंतीवरून खास वेळ काढून सुरेशभाई आमिरच्या घरी गेले. त्यांना व्याख्यानमालेचं सगळं महत्त्व समजून सांगितलं आणि व्याख्यानमालेसाठी आमंत्रित केलं. मी सुरेशभाईंना यासाठी धन्यवाद देतो. आपण प्रारंभी आता स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे यांच्या जीवनावरील चित्रफित बघूया आणि त्यानंतर मी पाहुण्यांना विनंती करतो आपण स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करावं. स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे, ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक. 1942च्या स्वातंत्र्य लढ्यात 11 महिने तुरुंगवास भोगला. चलेजावच्या लढ्यात ते अग्रभागी होते. ब्रिटिशांविरोधात सभा, बैठकीसाठी जागा, त्याचे नियोजन, प्रसंगी दळणवळणाची साधने विकसित करणे ह्यामागे होती फक्त देशभक्ती आणि स्वातंत्र्याचा ध्यास. पंचवटी नागरिक मंडळाची स्थापना, मग त्यासाठी जागा खरेदी अशी नियोजनबद्ध कामे करीत कार्यकर्त्यांची फळी त्यांनी उभी केली. सलग 25 वर्ष नाशिक नगरपालिकेत त्यांनी नगरसेवक म्हणून आपल्या सेवाभावी कार्याची मोहोर उमटवली. 2दा नगराध्यक्षपद भूषवलं. मेनरोडवरील नाशिक नगरपालिकेची वास्तू त्यांच्याच कारकिर्दीत उभी राहिली. या काळात उदयाला आलेल्या प्रत्येक संस्थेत पदाधिकारी म्हणून आणि प्रसंगी पडद्याआड राहून या संस्थेच्या प्रगतीसाठी हातभार लावला. स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून मिळणाऱ्या मानधनाचा संस्थांना मदतीसाठी, संस्था उभ्या करण्यासाठी विनियोग केला. कुटुंबातील बहुतांश सदस्य सदुभाऊंनी दिलेल्या संस्कारातून अनेक सामाजिक कार्य करीत समाजोन्नतीसाठी प्रयत्नशील आहेत. स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे यांना वसंत व्याख्यानमालेतर्फे विनम्र अभिवादन. आजचे वक्ते आमिर यांचा परिचय आपल्याला मुलाखतीच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वेगळा परिचय करून देण्याची आवश्यकता नाही आहे. मी सुरेश कापडिया यांना विनंती करतो आपण आमिर यांचा या ठिकाणी शाल स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करावा. व्याख्यानमालेचे पदाधिकारी गणेश भोरे यांना विनंती करतो त्यांनी नितीन मुजुमदार यांचा स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करावा. सुरेश कापडिया यांचा सत्कार उदय कुलकर्णी करतील.
आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रायोजक शैलेश बोरे, स्वर्गीय सदुभाऊ भोरे यांचे नातू, यांचा सत्कार डुंबरभाऊ भंडारी यांना विनंती करतो, आपण शैलेशभाऊ भोरे यांचा या ठिकाणी सत्कार करावा. उद्या वसन व्याख्यानमालेचं 10वं पुष्प ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी लंडन येथील प्राध्यापक अजित जावकर हे भूषविणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रवास तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा तरुण पिढीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा विषय या ठिकाणी मांडला जाणार आहे. त्यानंतर मनोज दीक्षित प्रस्तुत एव्हरग्रीन हिट्स हा गाण्यांचा कार्यक्रम होईल. 11 मे रोजी अमेरिका येथील गर्जे मराठी फाउंडेशनचे संस्थापक आनंद गानू हे आपल्याशी संवाद साधायला येणार आहेत. भारत वैश्विक महासत्ता, महाराष्ट्राचे योगदान हा त्यांच्या भाषणाचा विषय आहे. 12 मे रोजी प्राध्यापक रवींद्र गाडगीळ हे लंडन येथील उद्योजक आहेत, ते आपल्याशी संवाद साधतील. महाराष्ट्रीयन माणसे, स्थानिक छटा असलेला जागतिक खजिना हा त्यांचा व्याख्यानाचा विषय आहे. 13 मे रोजी स्वीडन येथील ज्येष्ठ शिक्षण आणि आरोग्य सेवा तज्ज्ञ अशोक विखे पाटील हे आपल्याशी संवाद साधायला येणार आहेत. भारताच्या शाश्वत विकासासाठी काही आव्हाने असा विषय आहे. याचा अर्थ उद्यापासून 4 दिवस सलग परदेशातले वक्ते आपल्याबरोबर संवाद साधणार आहेत. 14 मे रोजी स्वर्गीय संभाजी महाराज यांची जयंती आहे. त्यानिमित्ताने निवृत्त स्क्वॉड्रन लीडर सुप्रिया चित्रे आणि लेफ्टनंट कर्नल गणेश एलिस हे तरुण मुलांना मार्गदर्शन करणार आहेत. युद्ध आणि योद्धा हा त्यांच्या भाषणाचा विषय आहे. आणि 15 मे रोजी नवी दिल्ली येथील ज्येष्ठ विचारवंत भालचंद्र कांगो हे आपल्याशी संवाद साधतील. आचार्य अत्रे यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र असा त्यांचा भाषणाचा विषय आहे. आपण पुढच्या सर्व कार्यक्रमांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो आणि नितीन मुजुमदार यांना विनंती करतो, आपण आजच्या कार्यक्रमास प्रारंभ करावा. नमस्कार नाशिककर. ही कहाणी आहे एका निश्चयाच्या महामेरूची, जिद्दीच्या परिसीमेची आणि कातळालाही फोडणाऱ्या एका जबरदस्त आत्मविश्वासाची. आमिर हुसेन लोन हा आहे जम्मू काश्मीरचा एक तरुण, ज्याची स्टोरी मला वाटतं सगळ्या आपल्या येथील तरुणांना विशेष प्रेरणादायी ठरावी. जीवनातल्या अनेक टेन्शन्सना तोंड देताना आपल्याला खूप काही संघर्ष करावा लागतो, खूप काही मेहनत घ्यावी लागते आणि आपण त्यातनं ओव्हरकम होत असतो. कधी होतो, कधी होत नाही. मात्र याची स्टोरी आपण बघितली तर मला वाटतं कुठल्या काउन्सिलरकडे जायची गरज पडू नये. यूट्यूबवर याच्याबद्दल खूप काही आहे, खूप सारे व्हिडिओज आहेत. BBC, NDTV पासून सर्व काही मोठमोठ्या ब्रँडेड चॅनल्सनी किंवा वेबसाईट्सनी त्याचे इंटरव्ह्यूज घेतले आहेत. तुम्हाला सर्व काही याच्याबद्दल नेटवर उपलब्ध आहे. ही एक अतिशय प्रेरणादायी अशी स्टोरी आहे. आपल्या आयुष्यात सर्व काही चढउतार येत असतात, पण आमिरजींच्या आयुष्यात हा एक असा चढउतार आला, उतारच म्हणेन मी, की तो त्यांनाच काय कोणालाही निराशेच्या खायत लोटला होता. पण या प्रचंड मोठ्या उतारातनंही लाखात एकच जण वर येत असतो आणि ते मला वाटतं प्रेरणादायी काम आमिरजींनी केलं आहे. त्यासाठी एक जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी होऊन जाऊ द्या. अत्यंत प्रेरणादायी अशी स्टोरी आहे. या साऱ्या संघर्षातनं वर येण्यासाठी फिजिकल संघर्षापेक्षाही मेंटल फिटनेस खूप जास्त लागणार होता. मला वाटतं 1 लाख पट मेंटल फिटनेस लागणार होता आणि ते खूप रेअर काम असतं, खूप कमी जणांना जमतं आणि ते आमिरजींनी करून दाखवलं. आपण आता मुलाखतीला सुरुवात करू. 1 मिनिट. थोडं मुलाखतीच्या आधी ना 1-2 मिनिटाच्या क्लिप्स आहेत, त्या तुम्ही बघा. त्यातून तुम्हाला अंदाज येईल की हे काय व्यक्तिमत्व आज तुमच्यासमोर आहे. And to change a mindset which is very much prevalent. Or Amir is chasing down the ball. Let's see if he's able to field it. Brilliant fielding by Amir. Well done. This is truly inspirational what Amir is doing on the field. In fact, he seems to be I think the fittest and the most agile. amazing.
Even the batsman is applauding for Amir's effort. तो जैसे मैं कह रहा था बॉम्जी, आई थिंक व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस न्यू I would be opening the batting, but along with me there is going to be a special guy. मैं आमिर की बात कर रहा हूँ. कांधे पे सूरज उसकी हिम्मत, टिका के चला तू, उसका पैशन, लव फॉर द गेम हाथों में भर के is unmatched. चला बिजलियां. All of us put together might be able to match his passion. My dream was to make him play the first ball of ISPL. उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां. बॉलिंग करेंगे. क्या बात ज्यादा स्पीड हो गई. सॉरी सर, सॉरी. ज्यादा हो गई स्पीड. ही शेवटच्या व्हिडिओतली बॅट ही सचिन तेंडुलकरनी त्याला गिफ्ट दिलेली आहे. आपण जी बघितली शेवटच्या व्हिडिओमध्ये त्या जी बॅट घेऊन तो खेळत होता ती सचिन तेंडुलकरनी त्याला विशेष भेट दिलेली आहे. मला वाटतं आपण आपल्या मूळ कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. मुलाखतीला सुरुवात करतो. मी आपल्याशी मराठीतनं संवाद साधीन, पण आमिरजींशी बोलताना मात्र मी हिंदी संवाद साधणार आहे. आमिरजी, बहुत स्वागत है आपका नासिक नगरी में. बहुत बहुत शुक्रिया. और जितने भी यहाँ आए हुए हैं, मैं बहुत खुश हुआ आज, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत दफ़ा बहुत फंक्शन में गया, लेकिन आज ये ज़िंदगी का मुझे बेस्ट मोमेंट है आज. तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया. और ख़ास की ये बात, ये वो धरती है और जिसको मैंने टीवी में देखा था, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू इसके लिए. थैंक यू सर. अच्छा, पहला प्रश्न, आपके बचपन के बारे में बताइए. बचपन के कुछ लम्हे, कुछ यादें होंगी, कुछ आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में बताइए. और उसी से आप बचपन में क्रिकेट के साथ लगाव कब से हुआ, कैसे हुआ? आपके घर में कोई क्रिकेटर थे या कोई क्रिकेट से लगाव था, जुनून था किसको खेलने का? तो ये सब बताइए आपके बचपन के बारे में. हमारी जो मेरे पापा थे, तो हमारा अपना सौ मिल था जिसमें कि अपना बिज़नेस था. और फिर वहाँ बहुत मज़दूर जो है काम करते थे. लेकिन हमारा जो शौक़ था वो एक क्रिकेटर बनना था. लेकिन जो फिर उसके बाद हर रोज़ स्कूल, जैसे आम बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्रिकेट किसी को जाना होता है क्रिकेट खेलने के लिए, और वैसे मैं भी जाता था हर रोज़. लेकिन एक ऐसा दिन, और मेरी माँ ने कहा कि खाना पहुंचाना है 100 मील पे, तो मैंने पहले मना किया. लेकिन हम अपने माता पिता की बात को मैं सुनता हूँ, और बल्कि आज भी अगर माँ कुछ कहेगी तो उसको मैं कल से हाँ करता हूँ आज भी. और फिर माँ ने कहा कि खाना पहुँचाना है भाई को, क्योंकि वहाँ बहुत काम करते थे और मुझे जाना था क्रिकेट खेलने के लिए. लेकिन मैंने फिर वो लंच बॉक्स उठाया और मिशन पर पहुँचा. जैसे मैं वहाँ पहुँचा और मेरा खेलने लगा, छोटा था 8 साल का था, और जैसे मैं खेलने लगा तो व्हील में मेरा जैकेट फंस गया. और जैसे ही जैकेट व्हील में फंस गया, उसके बाद जो है हमारे दोनों हाथ जो है बाहर निकल गए शोल्डर से ही. लेकिन वहाँ से कुछ देरी के बाद जब वहाँ से उठाए एक पड़ोस के घर में रखा गया हमें, तो वहाँ से उन्होंने, उस घरवाले ने कहा कि आप इसको यहाँ से उठाकर कहीं लेकर जाओ, ये मर चुका है, तो प्लीज़ आप इसको दफन ही कीजिए.
लेकिन बाद में एक सिस्टर आई, वो फ़ौज के पास गई और फ़ौज आई। जब उन्होंने ये मंज़र देखा, फिर उन्होंने मुझे एक प्राइवेट गाड़ी में बिठाया। तो लगभग 10 किलोमीटर पर उस गाड़ी वाले ने हमें नीचे उतारा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ मौसी थी, मेरी माँ थी, और उन्होंने उस ड्राइवर साहब को बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज़ हमें अस्पताल तक लेकर जाओ, लेकिन उस पर कोई दया नहीं आई। तो उन्होंने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। बाद में सेना आ रही थी। जब उन्होंने ये मंज़र देखा तो उन्होंने उस ड्राइवर साहब को कहा कि आपने ये क्यों किया, क्यों इसको नीचे उतारा। और फिर बाद में वो ड्राइवर साहब को हमारे जो सेना के अफसर थे उन्होंने डांटा उसको। तो लेकिन उसको शादी में जाना था, शादी के एक फंक्शन थी, उसके जाना था। तो बाद में मैं सेना की अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ बहुत समय के बाद जब घर वापस आया तो हमारे बहुत जो पड़ोसी आ गए। उन्होंने मेरे माता पिता को कहा कि आपने तो सब कुछ बेच डाला इसके लिए, इसके पास अब हाथ ही नहीं रहे हैं, तो आप इसको जहर देकर ही मार डालो। तो मेरी जो दादी जी थी उन्होंने सभी को कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ आमिर को मैं हाथों की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। और फिर जैसे फिर कुछ समय हुआ तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया। जैसे ही स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ से भी यही कहा गया हमें कि आप घर में ही बैठो, आप घर वाले देखभाल करेंगे, तो आप स्कूल मत आया करो। तो मैंने दादी जी को कहा अगले रोज़, तो दादी ने मुझे कहा कि बेटा देखो, दुनिया में कोई भी कुछ भी आपको कहे उस बात को आप रिजेक्ट करना, आप उसको रिजेक्ट करना। तो बाद में मैंने स्कूल ज्वाइन किया। लेकिन फिर बहुत समय के बाद एक कलम खरीदने के लिए हमारे घर में पैसा भी नहीं था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जो मेरे फादर थे उन्होंने वो सौमिल भी बेच डाली और जो ज़मीन थी वो भी बेच डाली हमारे ट्रीटमेंट के लिए। मैं अपने माता पिता को सलाम करता हूँ, और अगर मैं आपके सामने हूँ वो उन्हीं की कारण से हूँ। और ये माता पिता जो प्यार करते अपने बेटे से, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जिनको समझ में नहीं आता कि एक माता पिता है क्या हमारे लिए, वो मैं समझ सकता हूँ। उन्होंने मेरे लिए कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की। और फिर एक्सीडेंट के बाद जो भी हमारे खुशियाँ थी वो सब कुछ ख़त्म होगा। जैसे मैंने बताया सौमिल थी वो भी बेच डाली पापा ने ताकि मैं ठीक हो सकूं। लेकिन मेरे जब क्लास में था तो जो मेरे बगल का एक स्टूडेंट था, तो सर आया, उन्होंने कहा कि आमिर को आप लिख कर दीजिए। तो वो स्टूडेंट उठा, उन्होंने कहा कि वो छोटा था क्योंकि मैं भी छोटा था, उन्होंने कहा कि मैं आमिर का नौकर नहीं हूँ। तो मेरा ये बहुत दुख लगा वो सुनकर। तो जो सर थे वो भी बहुत दुखी हो गए। तो मेरे जहन में रहा कि अब मैं कैसे लिखूं। तो मैं फिर 4 बजे घूमने के लिए निकला। वहाँ एक अखरोट तोड़ रहा था, मैं उसके पास गया। मैंने उसको कहा कि सर आप मुझे अखरोट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको अखरोट किस लिए चाहे। मैंने कहा सर आप दीजिए मुझे। तो उन्होंने 4 अखरोट दिए मुझे। 4 अखरोट जब उन्होंने दिए तो मैंने कहा उसको सर और दीजिए ना, ये तो ख़राब हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने जब नहीं दिए तो फिर मैंने उससे छड़ी मांगी, तो उन्होंने मुझे छड़ी दी। तो फिर मैंने अपने पैर से उठाई और दरख्त को मारने लगा। तो वहाँ से लगभग 15-10 अखरोट आ गए नीचे। और फिर मैंने एक पॉलीथीन लिफाफ लाया, उसी में मैंने पैक किए और दुकानदार के पास पहुँचा। जैसे मैं दुकानदार के पास पहुँचा, अब बहुत कुछ खाने के लिए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या खाऊं। लेकिन मेरे ये जहन में था कि फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर मुझे आप एक कलम दीजिए लिखने के लिए। तो उन्होंने फिर मुझे एक कलम दिया, क्योंकि 5 रुपए आ रहे थे उन अखरोटों में। और बाद में मैं खिड़कियों पर लिखा करता था। और उसके बाद ज़िंदगी चलती रही, एजुकेशन भी हासिल की। जितना आगे मैं बढ़ गया
और उतने ही जो हमारे एक दुश्वारी भी आ गई ज़िंदगी में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दादी जी एक वो सहारा था मेरे लिए, मेरे 2 हाथ थे दादी जी, और हर रोज़ वो नहाना धोना वो दादी जी करती थी। लेकिन फिर ऐसा एक मोड़ आया ज़िंदगी में, पता नहीं कल क्या होने वाला है, ये किसी को मालूम नहीं होता है। बस इतना हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये काम कल करना है, लेकिन ये नहीं पता होता है हम करेंगे या ना करेंगे। जो आने वाला दिन होता है वो एक इंसान के लिए नया दिन होता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और बहुत अच्छा ये दिया आपने। दूसरा हमारा प्रश्न ऐसा है कि क्रिकेट के साथ आपका लगाव उसके बाद कैसे हुआ, और फिर उसमें जो डेवलपमेंट हुई, आपको कोचिंग, आपने अपना खुद का टेक्निक डेवलप किया, क्योंकि ये कोई आसान चीज़ नहीं है कि ऐसे हालात में अपना खुद टेक्निक बनाना और उसको डेवलप करना और उसमें काबिल तारीफ एक स्किल हासिल करना। तो ये सब कैसे हुआ, इसमें आपकी मदद किसने की, घर से सपोर्ट कैसे मिला, ये सब बताओ। एक जो क्रिकेटर का सपना था कि मैं एक दिन क्रिकेटर बनूं, लेकिन ये सपना जो है एक्सीडेंट के बाद हमारे दिल में रह गया, क्योंकि हाथ नहीं है कैसे खेलूं। और फिर इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और इसके लिए हम सभी वेट करते हैं। और फिर हमारे मैच था तो हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, क्योंकि मैं बहुत दूर गया टेलीविज़न देखने के लिए। और जैसे मैं वहाँ गया तो उस टाइम सचिन सर खेल रहे थे। जैसे मैं बैठा तो सचिन सर चौका मारता था, तो मैं थोड़ी हमारी जो फीलिंग्स थी वो सचिन सर, आप शायद आपको भी मालूम ही होगा, क्योंकि जब सचिन सर खेलते थे तो ऐसे आवाज़ ज़रूर निकलती थी। तो फिर उन्होंने अपना टीवी ऑफ़ किया, मुझे कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। और जैसे मैं निकला उन्होंने जो अपना टीवी फिर से जो है ऑन किया, तो लॉक रखा दरवाजे पर। और मुझे बहुत दुख लगा, दुख इतना लगा कि अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मैच कहाँ से देखूँ। और उनकी पीछे से एक खिड़की थी, और वहाँ जब मैं गया उस खिड़की से पीछे अब मैं सुराग ढूंढ रहा था। तो जैसे ही सुराग मुझे मिल गया, छोटा सा सुराग, और एक आंख बंद कर मैं सचिन सर को देख रहा था उस सुराग के बीच में से। फिर ये मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं अपने आप को एक क्रिकेट डेवलप करूं, और ये था कि कैसे करूं। लेकिन एक जो सहारा था वो दादी जी था। मैं दादी जी के पास गया, मैंने कहा दादी जी आप मुझे गेंद फेंके। उस टाइम वुड की गेंद होती थी, तो आज नहीं है, लेकिन 19 लगभग 2001-2003 में ऐसी गेंदें हुआ करती थी। तो दादी ने वो गेंद उठाई और हल्की सी चेहरे पर मुस्कान आई। तो मैंने बिलचा उठाया यहाँ, लेकिन पकड़ना भी नहीं आता था। और फिर मैंने बिलचा यहाँ उठाया नेक और शोल्डर के दरमियान, जहाँ दादी जी बॉलिंग फेंकती थी मैं वहीं जाता था खेलने के लिए। धीरे धीरे करके से फिर मैंने अपने आप को डेवलप किया। और उसके बाद कोच के पास गया कि आप मुझे क्रिकेट के बारे में मुझे सिखाओ। लेकिन ये था कि इसमें हाथ लगते हैं, तो जहाँ भी मैं गया वहाँ सिर्फ यही कहा गया कि ये हाथों का कमाल है, आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं ये बैटिंग करना, बॉलिंग करना। आपने फील्डिंग देखी, और मैं कैच भी पकड़ लेता हूँ, और ये आप नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई गेम चूज़ करो, तो ये आपकी बस की बात है, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। लेकिन इस क्रिकेट को मैंने इतना मजबूत किया अपने आप को कि मैं किसी के ऊपर मोहताज ना रहूं। हालांकि क्रिकेट की जो हमारा क्रिकेट खेलना ये एक वो है जो आज तक आपने नहीं देखा, क्योंकि ऐसे भी कोई हमारे देश में खेल सकता है तो किसी को मालूम नहीं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ सभी को जिन्होंने इसमें, खासकर सचिन सर को, जिन्होंने इसमें मुझे एक कहते हैं एक उसको समझ आता है जो खुद क्रिकेटर हो, उसको समझ में आता है कि क्रिकेटर को किससे कहा जाता है। तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ खासकर सचिन सर को। आमरीजींची पहिली मॅच ही दिल्लीत केरळ विरुद्ध होती मला वाटतं,
केरल के साथ आपने पहली मैच आपकी आज भी वो स्टेट टीम का कैप्टन है, जम्मू एंड कश्मीर पैरा क्रिकेट टीम का कैप्टन है। तो वो पहली मैच जो दिल्ली में हुई उसके बारे में कुछ याद है आपको? मेरे ख्याल से आपने 27 रन बनाए थे 7वें नंबर पर बैटिंग करके। जब जैसे आज मैंने शाम के वक्त आप सभी आए, तो इसी तरीके से हमारा एक फंक्शन था शाम के वक्त, जिसमें कि पूरे जम्मू मतलब पूरे स्टेट्स के कैप्टन्स थे, उनमें एक जम्मू कश्मीर में था। और जैसे ही फंक्शन में सभी को बुलाया गया, मैं शर्मा गया, मैं उठा नहीं क्योंकि मैं शर्माता था। और जैसे ही मैं उठा तो सभी को, इसके पास तो दोनों हाथ ही नहीं है, ये कैसे खेलता है। तो फिर मैंने सिग्नेचर किए, क्योंकि कल का मैच था हमारा। उसके बाद लगभग 8 बजे के करीब मुझे शेव बनाना था। तो मुझे रास्ता भी मालूम नहीं था कि दिल्ली में मैच है, लेकिन बाहर भी नहीं जा सकता, मालूम नहीं था कहीं मैं खो ना जाऊं। तो मैं फिर एक कमरे में गया, दस्तक दिया। तो वहाँ से जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा सर मुझे हेल्प एक चाहिए। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा सर मुझे शेव बनाना है, कल हमारा मैच है, तो मुझे आप शेव मशीन दे दो। तो वो थोड़ा चौंक गया कि कहा कि आप कैसे करोगे? मैंने कहा सर प्लीज़ आप दीजिए, हमारा कल मैच है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो उन्होंने मुझे बोला मैं ये शेव मशीन आप ही को मैं दूंगा, लेकिन आप अगर शेव मेरे सामने करोगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपके सामने शेव करूंगा। तो उन्होंने मुझे शेव की मशीन दी और उसके बाद जो साबुन वाबन वो दी। तो मैंने उसके सामने शेव बनाया। जैसे ही मैंने शेव बनाया, एक चेहरा जो है सॉफ्ट किया। तो कल हमारा मैच है, तो उसके लिए मैंने तैयारी की थी। लेकिन जब सुबह मैच हुआ, हमने टॉस जीता, तो उसके बाद मैंने बॉलिंग उन्हीं को दी। मैंने कहा चलो पहले देखे पिच की कंडीशन देखेंगे। तो मैंने जब बॉलिंग की तो उसमें मुझे पहला ही गेंद पर विकेट मिल गया, क्योंकि मैंने एक लेग स्पिन, मैं जो बॉलिंग करता हूँ उसमें एक चीज़ होती है, मैं लेग स्पिन पर ज़्यादा मैंने फोकस किया है, क्योंकि आप स्पिन भी कर लेता हूँ, क्योंकि लेग स्पिन मेरी वो ज़्यादा करता हूँ मैं सर। और मैंने जैसे ही पहली गेंद फेंकी और उसमें मुझे पहले ही विकेट मिल गया। और सभी जो है जितने भी वहाँ देखते थे लोग, उन्होंने बड़ी अप्रिशिएट की। जब बैटिंग का समय आया, मैं 7 नंबर पर बैटिंग की। और जैसे ही पहली गेंद मैंने, क्योंकि पहली गेंद थी और वो उन्होंने बहुत तेज़ डाली, और जब मैंने सामना किया, क्योंकि यार्कर थी, मैंने सामना किया अच्छी तरीके से। तो जो अंपायर था वो थोड़ा ऐसा ही मुझे देख रहा था कि जो उसका मैंने एक चेहरा देखा वो अलग का था। तो उन्होंने फिर अपने मोबाइल बोला मैं इसको अपने कैमरे में कैच करूँगा, तो आपकी इजाज़त है? मैंने कहा ठीक है सर। तो दूसरी गेंद जब उन्होंने डाली तो उसको उन्होंने बाउंसर डाली, क्योंकि ये नहीं देखते हम क्रिकेट में इसके पास हाथ है या नहीं है, बस ये देखना है कि इसमें कितना वो है। तो जब उन्होंने बाउंसर डाली, उसको मैंने पीछे से धकेला, वो 4 रन हो गए। तो उस तरीके से लगभग 18 रन के आसपास मैंने स्कोर किया, नॉट आउट रहा। नॉट आउट के बाद सभी प्लेयर आ गए, जो अपोजिट टीम था केरला, वो भी आए। तो उन्होंने मुझे अपने कंधे पर बिठाया और भारत माता की जय बोला। याचं गेमचं नॉलेज आमिरजींचं इतकं तीव्र आहे, इतकं खोल गेलेलं आहे की त्याच्या इनस्विंग आणि आउटस्विंग कसा टाकला जातो, त्याच्यात हवेची किंवा बॉलची कशी मदत होऊ शकते स्विंगमध्ये, त्याच्यात सकाळची, याच्याबद्दल यूट्यूबवर त्याचा 1.5 मिनिटाचा एक व्हिडिओ आहे, ज्यात तो एक्सप्लेन करतो सगळं की हे कसं होतं इनस्विंग आउटस्विंग. इतकं याचं गेमबद्दलचं नॉलेज खूप ज्याला म्हणतो अभ्यास केलेला आहे त्यांनी याचा. अच्छा आमिर जी, ये बताइए, सचिन के साथ आपकी सबसे पहली मुलाकात कश्मीर में हुई, बराबर? हाँ। तो वो उसके बारे में बताइए, उसका फ़ोन आया था और वो सब, वो मज़ा सबका मालूम होना चाहिए सबको. जैसे कि ये क्रिकेट खेलना हर दफ़ा, मतलब बम्बई में बहुत बार आया हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं बम्बई में था, वहाँ हमारा मैच था नॉर्मली के साथ. उसके बाद मैं एक शो में आया था,
सारे गामा शो में। तो वहाँ जब बुलाया गया हमें, तो अनु मलिक साहब, हिमेश रेशमिया सर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था वहाँ। तो वहाँ जब खेला, फिर उसके बाद मैं कश्मीर गया और वहाँ से कुछ मीडिया आ गए थे कि बोला कि आमिर, हम इसको कैच करना चाहते थे, करेंगे कि आप कैसे करते हैं ये। और उन्होंने जब देखा, क्योंकि मैं किसी को वीडियो नहीं देता था, क्योंकि क्या हुआ कि एक ने मुझे थोड़ा लगभग 2019 में एक ने कुछ कहा मुझे कि थोड़ा इंसल्ट उन्होंने मुझे की, तो उसके बावजूद मैं मीडिया पर नहीं आता था। तो जैसे ही उन्होंने वीडियो खींचा, फिर बाद में वो थोड़ा वायरल हुआ, तो सचिन सर ने फिर मुझे फ़ोन किया, बोला कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा कि सचिन सर कहाँ, सचिन सर कहाँ हम। और क्योंकि सचिन सर के जो बातें हैं वो छोटे ब्रिटिश में होते हैं, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा ये सचिन सर ही है या कोई और है। तो बोला आपका मंथ क्या टाइमिंग है। तो मैंने पूरा मंथ का टाइमिंग दिया है कि मुझे सर 3 दिन बचते हैं अपने घर में, तो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये सचिन सर हैं। तो फिर ये हुआ कि मैं कहीं था, मैच था हमारा कश्मीर में, तो मुझे फ़ोन आते हैं कि सचिन सर अभी कश्मीर में, आप कहाँ हो। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है। तो फिर जैसे करके मैं घर गया, मैंने रोटी लाई, सारा कुछ लाया, जो कश्मीरी वाजवान होते हैं मैंने वो लाया। मैंने कहा ये हमारे खुशकिस्मती होगी कि सचिन सर हमारे पास आएंगे। तो लेकिन बाद में ये कि बर्फ़ उसी वक्त पड़ गई रात को मैं देख रहा था कि सचिन सर को कल आना था मेरे पास। तो रात को लगभग 12 बजे के करीब मौसम मैंने देखा खिड़की से, तो वहाँ बर्फ़ मैंने देखा। मैंने जैसे ही बर्फ़ देखा, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लगता है अब सचिन सर नहीं आएंगे, क्योंकि गलियाँ ख़राब हो चुकी थी। तो फाइनली मुझे फ़ोन आता है कि आप 1 घंटा निकालो। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया हूँ, क्योंकि कॉल आना और मुझे कुछ समझ में नहीं आया है कि अब क्या करूँ मैं। तो जब सचिन सर ने कहा कि आमिर प्लीज़ 1 घंटा मेरे लिए निकालो, तो मैंने फ़ौरन ही बोला कि सर ये पूरा दिन आपके लिए। तो फिर मैंने सोमू किया और सचिन सर के पास जैसे मैं पहुंचा, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ वीआईपी गाड़ियों को छोड़ा जाता था। मैंने खुद देखा, तो मेरी गाड़ी जो है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी और मैंने मोटा कपड़ा पहना था, जिसमें कि ये लगता है कि इसके पास हाथ है। तो ऐसे ही कपड़े मैं पहनता हूँ कश्मीर में, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है। तो उनको भी लगा इसके पास तो दोनों हाथ है। तो उन्होंने साइड रखी हमारी गाड़ी। तो जैसे ही उन्होंने साइड में गाड़ी रखी, तो उनको यकीन नहीं हो रहा है कि इसको सचिन सर ने कॉल किया या सचिन सर ने बुलाया इसको, उनको यकीन ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई परवाह नहीं। मैंने बाद में फ़ोन उठाया, तो मैंने कहा ठीक है सर, जब आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं कॉल करूँगा। बोला किसको करेंगे? मैंने कहा सचिन सर को करूँगा। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में सचिन सर को कॉल करेगा। तो मैंने क्या किया, कॉल की और सचिन सर ने फ़ोन उठाया। तो बाद में सचिन सर ने उनको कॉल की कि आमिर को छोड़ो। जैसे ही सचिन सर की तरफ से उनको कॉल आई, तो वो सब मेरे पीछे पीछे आ गए। बोला सर हमें मालूम ही नहीं था कि आप आमिर हो। मैंने कहा सर सर देखिए, मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि मुझे सचिन सर ने मिलना है। लेकिन जैसे मैं सचिन सर थोड़ा, जहाँ हमारा कैमरा मैन है वहाँ पर सचिन सर है, लेकिन दरवाजे पर हैं। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, देख रहा हूँ ये अपनी आंखों से मंज़र। किसी के लिए दीवाना होता है, इंतज़ार कर रहा होता है। तो सचिन सर ऐसे देख रहा था, जो दरवाज़ा था ऐसे देख रहा था मेरी तरफ। जैसे मैं चलता गया, तो सचिन सर ने दरवाज़ा खोला, तो एक जो बाहें होते हैं, तो ऐसे उन्होंने खोले और मुझे ऐसा वेलकम किया
कि मुझे लगता है दुनिया में आज तक उन्होंने किसी का वेलकम नहीं किया उस तरीके से. मला वाटतं तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी तो व्हिडिओ बघितला पण असेल सचिन बरोबरचा, ज्या पद्धतीने त्यांनी आमिरजींची भेट घेतली आणि त्याच्या दोघांच्याही चेहऱ्यावरचा आनंद. हा व्हिडिओ बराच व्हायरल झालेला आहे, नसेल बघितला तर जरूर बघा. तो फिर सचिन सर के साथ मैंने टेक्निक्स के बारे में पूछा और क्रिकेट के बारे में, जर्नी के बारे में रही बातचीत. कश्मीर जो वहाँ के युवा यंग बॉयज़ है क्रिकेट के हवाले जो खेल रहे हैं उनके लिए बातें हमने प्रेशर रखी सचिन सर के सामने. लेकिन सचिन सर ने फिर हमें बोला कि आप मुझे कुछ दिखाइए, कि क्योंकि सचिन सर को मालूम ही था कि ये कैसे खेलता है, लेकिन फिर भी सचिन सर ने मुझे बोला कि आपका कैसे खेलना ये मुझे आप दिखाइए. तो सचिन सर को जैसे मैंने दिखाया तो सचिन सर, वो पता नहीं सचिन सर को क्या हो गया, तो एक सा अलग का माहौल हो गया, एक प्यार ज़बरदस्त. और सचिन सर ने ये बोला मुझे, जो आपने किया है तो उसके लिए कहीं अल्फाज ही नहीं है. तो फिर सचिन सर ने मुझे कहा कि आमिर, आप अपने जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करना. तो आप जो खेलते हैं, एक मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि मैं आपकी जर्सी पहनूं, और मेरा एक ख्वाब है मैं आपकी जर्सी पहनूं. तो मैंने कहा सर आप, मैंने कुछ अल्फाज नहीं बोले लेकिन स्माइल आ गई. तो बोला सर ने रेडी रहना. मैंने कहा सर मैं हर दफ़ा रेडी हूँ जैसे आप बुलाएंगे. तो फिर ISPL बम्बई में था, थाने में, और वहाँ फिर ISPL की जो ऑनर थे और सचिन सर, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया मैच खेलने के लिए. तो सचिन सर ने फिर जिस कमरे में था मैं, वहाँ किसी को मिलने नहीं दिया, और मिलने बहुत आए मिलने के लिए, क्योंकि सभी ने देखा था सचिन सर के साथ फ़ोटो खींचने के लिए. तो बाद में जितने भी आए तो बॉडीगार्ड मेरे अगल बगल थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम फ़ोटो खींचने नहीं देंगे. तो मुझे एक कमरे में छुपा के रखा गया. तो सचिन सर ने मुझे खुद कहा कि आप अभी बाहर मत निकलना. मैंने कहा ठीक है सर, जो आप बोलेंगे, बाहर मत निकलना जब तक हम न कहेंगे. और जैसे ही सचिन सर ने इंट्रोड्यूस किया हमें और पूरी दुनिया के सामने रखा, अपने देश के सामने रखा, लोगों के सामने रखा, तो फिर सचिन सर ने जो जर्सी थी वो आमिर की पहने हुई थी, और मेरी जर्सी जो थी वो सचिन सर की थी. और इससे बढ़कर क्या है मेरे लिए, यहाँ मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी होगा कि अपने गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाने वाले सचिन सर को हम एक दिन मुलाकात करेंगे और उसके नाम से जर्सी पहनेंगे. ये कभी भी नहीं सोचा था हमने. लेकिन फिर सचिन सर के जब बॉलिंग की मैंने, तो सचिन सर ने कहा कि मुझे आमिर, आप मुझे बताइए कि बॉलिंग का आप कैसे किस एंगल से करेंगे. तो मैंने सचिन सर को कहा कि सचिन सर, मेरा जैसे मैं बॉलिंग करूं, हो सकता है 6 छक्के भी पड़ेंगे या 6 भी आउट हो जाएंगे. तो सचिन सर थोड़ा होशियार हो गए, जैसे होशियार चौक जाते हैं ऐसे हो गए सचिन सर. मैंने कहा बिल्कुल सर. और जैसे ही बॉलिंग के समय आया, सचिन सर ने बॉल दी मुझे और बॉलिंग की. एक पहली गेंद जो है शायद वो वाइड हो गई. दूसरी गेंद मैंने डाली, वो टर्न डाली थी, और लेग साइड की जो वाइड थी वहाँ डाली थी मैंने. तो मैंने ये सोचा था कि जो विकेट, लेग विकेट है, वो मुझे बाहर निकालना है. उस वक्त खेल रहा था, कोई खेल रहा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने बिग बॉस जीता था, मुनव्वर फारूकी. तो वो टर्न हो गई, विकेट के ऊपर किसे गेंद चली गई. तो सचिन सर मुझे कह रहा था कि यहाँ डालो, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर हो गई, लेकिन टर्न हो गई और वो गेंद बहुत कमाल, उन्होंने उस वक्त वो टर्न हो गई बहुत ज़बरदस्त. और उसके बाद मैंने डालता गया 6 गेंदें, और वो टर्न सभी जो है वो गेंदें टर्न हो गई. तो सचिन सर ने मुझे कहा कि फिर आमिर, आप ये कैसे पॉसिबल है, ये टर्न फेंकना पैर से, और बिल्कुल वैसे फेंकना जैसे फेंकते हैं, तो कितनी मेहनत की होगी आपने. मैंने कहा सर, ये मैं जानता हूँ मैंने कितनी मेहनत की.
और उसके बाद सचिन सर ने एक ट्वीट किया था कि आप प्रॉपर लेग स्पिनर हो, लेकिन इसमें मैं आपको कहूँ ये सब जो दुआएं हैं ये माता पिता की दुआएं हैं और दो हमारी दादी जी है उसकी दुआएं। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने बच्चों को हमेशा दुआ में याद रखना, क्योंकि आपकी दुआ जो है ना वो बहुत मायने रखती हैं सर, बहुत मायने रखती है, इतना मायने रखते हैं। जो आप दुआ दिल से करेंगे ना आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे सर। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अपने बच्चों को हमेशा याद रखना और दुआ करना उनके लिए। आमिरजींच्या स्किलबद्दल एक खास गोष्ट अशी सांगतो की त्यांच्या ज्या काही लिमिटेशन्स आहेत त्याच्या आधारावर मुळात बॅटिंग करणं सुद्धा किती मुश्किल आहे, पण मानेच्या आणि आपल्या हनुवटीच्या मध्ये बॅट पकडून ते स्किल म्हणजे हे आपल्या कल्पनेतही येऊ शकत नाही, असं काही कोणी करू शकतं आणि त्यात विशेष प्रावीण्य हासिल करणं हे तर खूपच अवघड गोष्ट आहे। त्याच्यापेक्षा जास्त अवघड बॉलिंग, पायामध्ये पायाच्या बोटांमध्ये आमिरजी बॉल पकडतात, आपल्याला तर तो पकडताची कल्पनाही करणार नाही आणि त्यात ते पकडता येणं हे अजून मुश्किल आहे। तसं पकडून प्रॉपर बॉलरसारखा बॉल टाकणं हे किती अवघड असू शकतं हे तुम्ही त्याचा व्हिडिओ बघितल्यावर तुम्हाला नीट कळेल की हे खूप म्हणजे लाखात एकच्याही पलीकडे खूप विस्मयकारक काम आहे। त्याच्यासाठी त्याला परत एकदा खूप जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। आता अगला क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट एम्बिशन क्या है? अभी क्रिकेट के लिए आपने एक स्किल सेट हासिल किया है और कुछ दिल में है कि क्रिकेट एज अ क्रिकेटर क्या करूँ अभी आप? जिस प्रॉब्लम में मैंने फेस किया और मेरा ये है कि जो मेरी फीस आई थी मैंने क्या किया, मैंने टर्फ बनाई बच्चों के लिए, ताकि जो हमारे गांव के जो अगल बगल गांव है वो आए, वो बच्चे खेले, क्योंकि ये मेरा ख्वाब रहा है कि उन बच्चों को कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि ये मेरा सपना रहा कि अब उन बच्चों के लिए कुछ करूं। और एक एकेडमी मैंने अभी हमारा वो चल रहा है, क्योंकि अभी दिक्कत आ रही है, उसमें फंड्स वगैरह की दिक्कत आ रही है बहुत, लेकिन इंशाल्लाह जो मेरी कोशिश है वो उन्हीं बच्चों के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मेरे पास बैट नहीं था, मैं आपको बताऊं सर, मैंने नाइट वॉचमैन की मैंने नौकरी भी की, लेकिन एक गेंद के लिए गेंद नहीं थी, उसके लिए मैंने नाइट वॉचमैन की नौकरी भी की, कम से कम ये कि मैं अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखूं। और बाद में मैंने उस जहां मेरी नाइट वॉचमैन की नौकरी थी, मैं क्या करता, मुझे 5,000 देते थे पगार, और 5,000 में 1,000 की जो गेंदें होती वो लाता था मैं, और 4,000 जो है वो अपनी फैमिली पर मैं खर्च करता था, क्योंकि ये था कि जो हमारा ख्वाब था वो पूरा हो जाए, और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे फ्यूचर है, उनके सपने वो भी इंशाल्लाह इसी तरीके से पूरे हो जाए। एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन, आपके नानी के बारे में आपको बहुत लगाव है और उसके बारे में आपने बहुत बोला भी है, बहुत मैंने पढ़ा भी है, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। दादी जी 2 हाथ थे मेरे, क्योंकि दादी जी की गुज़रने के बाद बिल्कुल मैं टूट गया, इसलिए टूट गया कि सर जो दादी जी एक सहारा था। हाँ। जब दादी जी इस दुनिया से चल बसी, दादी जी जब इस दुनिया से चल बसी, उन्होंने मुझे दुआ किया था कि बेटा आपको किसी पे आप मोहताज ना रहे, मतलब ऊपर वाले से दुआ किया। और उसके बाद मैं जब दादी जी इस दुनिया से चल बसी, उस वक्त मैं बहुत रोया, इतना रोया कि ऊपर वाले से दुआ करता था सर कि एक ही सहारा था वो भी आपने छीन लिया। लेकिन बाद में मैंने क्या किया सर, अपने आप को मजबूत किया, क्योंकि जो मेरी मम्मी पापा थे वो मज़दूरी करने जाते थे, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली थी, और जो दादी जी वो सब कुछ थी मेरे लिए। लेकिन दादी जी जो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा आप ज़िंदगी में कभी हार मत मानना, और मैं वो मान के चला, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें, हालांकि कपड़े में, शेव करने में। आज मैं तो हर कोई काम खुद करता हूँ, मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ, लेकिन किसी की मुझे अगर मैं कहीं
कहीं बाहर कहीं भी जाऊं तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। मैं खुद कपड़े भी पहन सकता हूं, शेव बनाना वो खुद करता हूं, बाल वाले सारा कुछ मैं खुद करता हूं। लेकिन इसमें मैं खासकर दादी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे हौसला दिया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अगर दादी जी नहीं होती उस टाइम दुनिया में तो मैं भी आज दुनिया में नहीं होता। आमिर जी, आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट होगा ज़िंदगी में, कैसा भी हो, क्रिकेट मैच का हो या फिर फैमिली वाला हो, वो कुछ बताइए उसके बारे में, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट। हमारा जो सबसे ज़्यादा जो है वो 2013 का मैच है, क्योंकि ये वो मैच था जो मेरा एक सपना था कि क्रिकेटर बनना। तो ये मेरा सबसे यादगार रहा है जो मैंने वहाँ खेला। उसके बाद यादगार वो रहा कि एक जो सचिन सर के साथ हमने मुलाकात की और वो बहुत ज़बरदस्त था सर। वो मेरे ज़िंदगी में बेस्ट मोमेंट है। आंबेजींनी सांगितलं त्यांची दादी त्यांचे 2 हात होते, आता त्या नाही आहेत दुर्दैवानी, पण आता त्यांचे 2 हात आहेत ज्या त्यांच्या सौ आहेत आणि त्या आज इथे आलेल्या आहेत. तर त्यांचाही सत्कार इथे खूप औचित्याचं होणं. शौकी मॅडम आलेल्या आहेत इथे, तर त्यांचा सत्कार करण्यासाठी मी मिसेस विलास शिंदे आणि विक्रांत चांदवडकर यांनी स्टेजवर यावं असं मी त्यांना विनंती करतो. आमिरजींचा 4 वर्षाचा मुलगाही सोबत आहे. मी त्यांच्या सौभाग्यवतींना विनंती करेन की त्यांनी 2 शब्द बोलावेत. यांच्या आमिरजींच्या करिअरबद्दल कुछ आप नहीं, ठीक है ठीक है. उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या है कि आज तक इन्होंने इतने लोग हैं बोला नहीं आज तक। अरे कोई प्रॉब्लम थोड़ा वो डरती है, क्योंकि इसलिए मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। नहीं सर, ठीक। हाँ सर. अच्छा आमिर जी, कुछ मेमोरेबल मैच है, स्पेसिफिक मोमेंट कोई क्रिकेट का सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि टीवी पे, या फिर ऐसा कुछ लम्हे याद है ऐसे क्रिकेट मैच के कुछ मेमोरेबल मोमेंट अपने यहाँ दूसरे यादगार लम्हे, कोई वनडे इंटरनेशनल है या ऐसा. और उसके साथ ही एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि आजकल 3 टाइप के क्रिकेट होते हैं, टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई एंड T20 IPL. तो इसमें से आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है वो भी बताइए. 2 क्वेश्चन सही है. आजकल तो हर कोई फास्ट ही, हर किसी का ये होता है कि फास्ट से काम, अपना काम जो है जल्दी से जल्दी हो जाए. लेकिन मेरा थोड़ा अलग है. क्या है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो वनडे और टेस्ट है, क्योंकि ये 2 है. एक तो टेस्ट जिसमें हम बहुत समय लेते हैं, तो वहाँ हर किसी का पता चलता है इसमें कितना दम है. तेज़ हर कोई खेल सकता है, लेकिन एक स्टोरी है कछवा और कुछ स्टोरी है, तो एक तो धीरे से चलता है तो दूसरा तेज़ चलता है.
तो क्या होता है कि जो धीरे से चलता है वो आगे जाता है। तो मेरे ख्याल से जो टेस्ट है और वनडे है ये मेरे दिल से बहुत फेवरेट है सर। अभी आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में आखिरी क्वेश्चन है मेरा ये, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, खाने में हो या फिर कोई फेवरेट एक्टर है, प्लेयर है, कौन से दूसरे खेल पसंद है, ये पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स जो भी है उसके बारे में बताइए। एक सेकंड, इन्होंने स्विमिंग कैसे सीखा वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, पूछो। पहले ये बताओ। खाने में मुझे पसंद है सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैं ज़्यादा खाता हूँ और मुझे बहुत उसमें बहुत मज़ा लजीज खाना होता है। और दूसरा जो होता है चावल, वो चावल ज़्यादा मैं खाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ लेकिन चावल ज़्यादा खाता हूँ। मैंने यहाँ देखा तो चावल नहीं खाते हैं, तो मैं चावल ज़्यादा खाता हूँ सर। अच्छा, फिल्में देखते हैं आप? जी सर, फिल्में भी देखता हूँ। फिल्में मुझे बहुत एक्टर पसंद, जिसमें क्या हमारे अमिताभ बच्चन सर और एक जो है लावारिस जो फिल्म मैंने देखी थी और बहुत कमाल की। दूसरी जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट फिल्म लगती है मज़ेदार, वो है मन, आमिर खान की है, तो वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म है वो। और कौन से टाइप के गाने पसंद है आपको? गाने तो मैं पुराने ज़्यादा सुनता हूँ। जो पुराने गानों में मज़ा है वो आज नहीं मिलता है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन, आपके स्विमिंग सीखने के बारे में बहुत कुछ सुना है, वो इनकी ज़ुबान से सुनिए, उन्होंने स्विमिंग कैसे सीखा? जिन बच्चों के साथ मैं नहाया करता था, तो फिर ऐसे टाइम आया कि बस उनको मैं देखता था, क्योंकि हाथ नहीं है तो कैसे स्विमिंग करूं। और एक दफ़ा मैंने डिसाइड किया कि मैं भी मतलब पानी में उतर जाऊंगा, और मैंने जैसे ही डिसाइड किया और मैं पानी में चला गया और मैं वहाँ डूबने लगा। जैसे मैं डूबा तो एक औरत थी वहाँ, वो बच्चों ने चलाया कि आमिर डूब गया। वो जल्दी से आए तो उन्होंने मुझे उस पानी से बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने मुझे पानी से बाहर निकाला और हमें कहने लगी कि आज मैं दादी जी की आपकी शिकायत करूंगी, तो मैंने उनकी पैर पकड़े। मैंने कहा मैम देखिए, आप दादी जी से कुछ मत बताइए, तो वरना दादी जी मुझे यहाँ आने नहीं देगी। बोला नहीं नहीं नहीं, आज के बाद मैं आपको यहाँ आने नहीं देंगे। तो उन्होंने फिर दादी जी से मेरी शिकायत की, तो दादी ने मुझे डांटा, बोला आज के बाद वहाँ मत जाना, किसी दिन मर जाओगे आप। तो फिर मैं जैसे स्कूल जाना, फिर बहुत टाइम के बाद मैं 4 बजे घर से स्कूल से आया और घर पहुंचा। मैंने दादी जी चिल्लाई और दादी जी को मैंने चिल्लाया। मैंने कहा दादी जी कहाँ हो तुम? तो दादी जी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार दादी जी कहाँ गई। तो कोई जब आवाज़ नहीं आई तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं आज नदी पर जाऊँगा। तो जैसे मैं नदी पर पहुँचा, वहाँ मैंने किसी को नहीं देखा, तो नीचे बैठा। मैंने सोचा कि अभी आएंगे, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वहाँ एक डक थी। तो अब मैं इस डक को देख रहा था कि ये कैसे नहाती है। तो उसके जो पैर मैंने देखे तो मुझे अपने जहन में ये आया कि इसके हाथ तो नहीं हैं, तो क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। तो मैंने फिर उसके हल्के से आवाज़ दी कि वो थोड़ी सी भाग गई। तो भागने के बाद फिर से मैंने उसके पैर देखे, वो पानी को पीछे पीछे धकेल रही थी। तो मेरे जहन में आया क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। और मैं पानी में उतरा और धीरे धीरे करके से फिर मैंने वहाँ से जो है तैरना सीखा, लेकिन सीखा डक के साथ। तो आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हम नासिक वासियों के लिए दिया। क्वालिटी टाइम हम नासिक वासियों ने बिताया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सब लोगों ने आई थिंक अच्छा एंजॉय किया। सो गिव हिम अ बिग हैंड। आमिर भाई के लिए एक और बार ताली हो जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार रसिको,
आजचे आपले या वर्षीचे 9वे पुष्प स्वर्गीय सदाभाऊ मोरे स्मृती व्याख्यान हे या ठिकाणी माननीय आमिर हुसेन लोन दिव्यांग क्रिकेटपटू जम्मू काश्मीर यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. वसंत व्याख्यानमालेच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो आणि ज्यांनी त्यांची मुलाखत घेतली ते नितीन मुजुमदार, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले माननीय विजय कपाडिया, आपण सर्व श्रोते या सगळ्यांचं मी या ठिकाणी आभार मानतो.